जिन्हें सिल्क बेचना होता है और सिल्क वॉर्म से ही सिल्क मिलता है, तो जो रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म की, मतलब बहुत ज्यादा सिल्क वॉर्म को पालते हैं, किस लिए पालते हैं? जिससे कि उनसे सिल्क मिल सके। तो सिल्क वॉर्म को पालना पालने को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। समझे बात को? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेरीकल्चर, सो यू हैव टू से दैट रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है? या ये आप बोल सकते हो कि जो सिल्क वॉर्म है उनको पाला जाता है, किस लिए पाला जाता है? जिससे कि उनसे सिल्क मिल सके। तो इसीलिए इस प्रोसेस को इसको बोला जाता है सेरीकल्चर, दैट मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, आप है ना? दैट इज सिल्क वॉर्म। अब हम आगे चलते हैं, दैट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्या होती है। देखिए यहाँ पर मैं इसे प्रोसेस, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि वैसे लाइफ साइकिल तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। लाइफ साइकिल में क्या आता है बेटा कि मतलब पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो एकदम एडल्ट हो जाता है। आप लोगों की भी तो लाइफ साइकिल होती है। पहले आप छोटे से एग में थे, फिर एग से आप बाहर आए, फिर आप बेबी बने छोटे, फिर आप थोड़े बड़े हुए और कुछ टाइम बाद आप क्या हो गए? एडल्ट बन जाओगे। एडल्ट मतलब बड़े हो जाओगे, सोचने समझने की आपके अंदर खुद पावर आ जाएगी, आप खुद से सोच सकते हो अपना। ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म होती है, उसकी भी साइकिल लाइफ साइकिल होती है और उसकी लाइफ साइकिल में टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? ध्यान रखिएगा, टोटल होती है 4 स्टेजेस। ठीक है? सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं बेटा? 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में क्या होता है? पहले सिल्क वॉर्म का एग होता है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद वो एडल्ट सिल्क वॉर्म बन जाता है। समझे बात को नहीं समझे? सिल्क वॉर्म जो होती है उसकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं बेटा? 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले सिल्क वॉर्म का एग होता है, आफ्टर दैट वो एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से वो प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद वो एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा सिल्क वॉर्म बन जाता है। तो इसके लिए हम देखें, पहली बात तो जैसे हम लोगों में मेल और फीमेल होते हैं ना, मेल फीमेल, ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल होते हैं। तो एक बात बताओ, मेल और फीमेल में से एग कौन देता है? मतलब मान के चलो आपके मम्मी और पापा है, तो मम्मी ने ही तो बर्थ दिया है आपको, फीमेल ने ही तो बर्थ दिया है आपको, सबके फीमेल ही बर्थ देते हैं ना। ऐसे ही जो लाइफ साइकिल, ऐसे जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म में भी कौन देता है एग? कौन देगा? फीमेल सिल्क वॉर्म। ठीक है? फीमेल सिल्कवॉर्म क्या देती है बेटा? एग देती है। जैसे हैन होती है, एक मुर्गा होता है, एक मुर्गी होती है, अंडा कौन देता है? मुर्गी तो देती है, हैन ही तो देती है। ऐसे ही यहाँ पर सिल्कवॉर्म में भी एक मेल सिल्कवॉर्म होता होगा, एक फीमेल सिल्कवॉर्म होती है। तो इनमें से एग कौन सा देता है? एग देती है फीमेल सिल्कवॉर्म, है ना? अब इसमें आपको दिया है when an egg hatches a silkworm crawls out, this is the larva of the silk moth। समझो बात को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। पहली बात तो फीमेल सिल्क वॉर्म को क्या बोला जाता है, ये याद रखेंगे। फीमेल सिल्क वॉर्म को बोला जाता है सिल्क मोथ, भूलना नहीं है आपको। फीमेल सिल्क, जैसे मुर्गी जो होती है उसे हैन बोलते हैं, मुर्गा जो होता है उसे कॉक बोलते हैं। ऐसी मेल जो होता है उसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं और फीमेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोला जाता है सिल्क मोथ। ठीक है? तो सिल्क मोथ जो है उसने क्या दिया बेटा? उसने एग दिया। देगी नहीं देगी वो, उसका तो काम यही है। उसने एग दे दिया, ये एग दे दिया उसने। मैं इसकी लाइफ साइकिल दी हुई है, आप देख सकते हो, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क मोथ ने क्या दे दिया? एग दे दिया। पहले उसने सबसे पहले एग दिया। अब एग में से बच्चा भी तो बाहर आएगा बेटा, एग बर्स्ट होके बेबी बाहर आएगा एग से। तो एग से जो, जब एग हैच होगा, हैच का मतलब होता है, हैचिंग का मतलब जब एग से बेबी बाहर आ जाता है, समझे? हैचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे वो भी होती है मुर्गी, जब अपना एग देती है हैन, तो उसके हैन से भी तो उसका बेबी चिक बाहर आता है ना, जैसे चिक बोलते हैं। तो ऐसे ही जब फीमेल सिल्कवॉर्म जो है, जैसे हम सिल्क मोथ बोलते हैं, सिल्क मोथ ने अपना एग दिया और उस एग से जो उसका बेबी बाहर आएगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा लार्वा। क्या बोला जाएगा? लार्वा, या फिर एक ही बात होती है, लार्वा या फिर कैटरपिलर। ठीक है? जो अभी मैं कैटरपिलर बता रही थी आपको, स्टेज बताई थी मैंने, एग के बाद क्या बनेगा? कैटरपिलर बन गया ना। पहले उसने एग दिया और एग से कौन बाहर आया? एग से बाहर जो बेबी आया उस बेबी को बोला जाता है लार्वा या फिर कैटरपिलर, दोनों एक ही बात है। उस बेबी को क्या बोला जाता है बेटा? लार्वा या फिर कैटरपिलर। अब कैटरपिलर के बाद किसकी बारी है? देखो,
प्यूपा लिखा है मैंने, देख लेते हैं क्या होता है फिर। Initially, the larva can feed only on tender mulberry leaves. The larval stage lasts for about 27 days. है ना? क्या बोला जा रहा है? लार्वा जो बाहर आता है वो खाएगा क्या? खाना तो चाहिए ना उसको, चाहिए ना? तो वो क्या करता है, पहली बात तो ये सिल्क मोथ होती किस पर है, एक लाइक लीव्स होती है जिनका नाम होता है मलबेरी लीव्स। लिखा हुआ है देखो आपको इसमें मलबेरी लीव्स, लिख दूं मैं? ये लिखा हुआ है देखो, मलबेरी लीव्स जो होती हैं उन पर ही होती है सिल्क मोथ, एग देती है। आपसे मैं ये भी पूछ सकती हूँ, ये बताइए जो सिल्क मोथ है वो अपना एग कहाँ देती है? तो वो अपना एग देती है मलबेरी लीव्स पर। एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स को मलबेरी लीव्स बोलते हैं, मलबेरी प्लांट होता है, उसकी लीव्स जो होती हैं उस पर ही सिल्क मोथ अपना एग देती है। उसने एग दे दिया लीव्स पर, एग से कौन बाहर आया? कैटरपिलर बाहर आया। अब कैटरपिलर को बेटा खाना भी तो चाहिए, क्या खाएगा? कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, जिंदा कैसे रहेगा वरना? तो वो क्या खाता है? वो मलबेरी लीव्स ही खाने लगता है। जिन लीव्स पर वो आता है ना बाहर, जिन लीव्स पर वो एग से बाहर निकला है मलबेरी लीव से, वो लीव्स से ही वो अपना फूड किससे लेता है? मलबेरी लीव से ही लेता है, उन्हीं को खाता है। और कितने दिन तक वो ये वाली स्टेज रहती है? अब देखो ये वाला आ गया ना यहाँ पर, लार्वा जो होता है वो कितने दिन तक रहता है? लार्वा कितने दिन तक उसकी स्टेज रहती है, याद रखिएगा, 27 डेज। याद रखना। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि लार्वा की जो स्टेज है, दो स्टेजेस हो गई ना, फर्स्ट स्टेज में एग दिया, सेकेंड स्टेज में लार्वा आ गया, तो सेकेंड वाली स्टेज कब तक रहेगी? 27 डेज तक। मतलब 27 डेज तक वो लार्वा ही रहेगा बाहर, जो बेबी था उसका। फिर क्या होगा भाई? आफ्टर सम टाइम लार्वा स्टॉप ईटिंग, क्लाइम्स अप द ट्विंग्स एंड स्टार्ट स्पिनिंग द cocoons. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। अब ये लार्वा बड़ा नहीं होगा, 27 डेज में ये लार्वा बड़ा हो जाएगा ना। पहले तो वो मलबेरी लीव्स को खा रहा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया। अब वो जो आपकी लार्वा है वो खाना छोड़ देगा, खाएगा नहीं। अब वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, अब वो अपना काम शुरू करेगा कुछ दिनों तक, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक। इन 27 डेज में वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक क्या करता है, वो लाइक इसमें रहता है कि खाता रहता है, बेचारा चल नहीं पाता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो मलबेरी लीव्स को खाता रहता है, उसी से फूड लेता रहता है। लेकिन अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो फूड नहीं खाएगा, अब वो काम करेगा। इतने दिनों से खा रहा है ना, अब उसके काम करने का टाइम है। अब वो ऊपर चढ़ेगा, ट्रीज पर ऊपर भी चढ़ेगा, मतलब लीव्स जो होती है उन पर ऊपर चढ़ने का ट्राई करेगा, उछलेगा। और अब वो क्या करेगा, अब वो अपने आसपास, जैसे मान के चलो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, हाँ, जैसे मान के चलो ये लार्वा है, मैंने ये लार्वा बना दिया। अब ये लार्वा क्या काम करेगा पता है? अपने आसपास सराउंडिंग में, ऐसे सराउंडिंग में अपने आसपास क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, हेयर जैसी, पतले पतले हेयर जैसी, थ्रेड जैसी, मतलब धागे जैसी एक लेयर बना लेगा, ऐसे ढक लेगा चारों ओर से खुद को। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुकून। तो याद रखना, कुकून क्या होता है? कुकून वो होता है जो लार्वा होता है, वो अपने आसपास थ्रेड जैसी एक लेयर बना लेता है, बुन लेता है उसे। वीविंग का मतलब, स्पिनिंग का मतलब तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था। वो ऐसे अपने आसपास एक लेयर बना लेता है थ्रेड जैसी, जिसको हम कुकून बोलते हैं। और जब वो इस स्टेज पर आ जाता है कि वो अपने आसपास कुकून बना सकता है, समझ रहे हो बात को? क्या होता है, कुकून जो है, जो वो अपने आसपास जब कुकून बना सकता है, उस स्टेज पर पहुंच गया, तो अब उस स्टेज को बोला जाएगा प्यूपा। समझे? प्यूपा क्या होता है, जब लार्वा थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद वो अपने आसपास काय की लेयर बना रहा है, कुकून की लेयर बना सकता है। कुकून से ही तो सिल्क होती है, कुकून से ही सिल्क मिलती है, वही है सिल्क आपकी ओरिजिनल, ठीक है। वो अपने आसपास एक सिल्क जैसी, धागे जैसी, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ढक लेता है अपने आसपास खुद को थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से, उसी को कुकून बोलते हैं। और जब वो ये काम कर सकता है, वो इतना बड़ा हो गया कि वो अपने आसपास कुकून, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपा। आ गए ना प्यूपा पे, प्यूपा की स्टेज पे। अब क्या है, एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज द सिल्क मोथ cuts open the cocoon and the young moth flies out। क्या होगा? अब इसमें ये बोला जा रहा है, अब प्यूपा के बाद एक स्टेज और रह गई ना, एडल्ट। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि एडल्ट तो आई नहीं भैया, ये तो प्यूपा पे ही रह गया। अब एडल्ट आएगी कैसे? इसने कुकून बनाई थी अपने आसपास, बनाई थी ना कुकून, कुछ दिनों तक ये अपने आसपास कुकून ही रखेगा। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास जो इसकी कुकून की लेयर है ना,
ये खुद ही, दूसरे को जरूरत नहीं है। ये जो अपने आसपास इसकी कोकून की जो लेयर बनाई हुई है इसने, ये इसको खुद ही कट कर देगा, खुद ही कट कर दे। समझे बात को, नहीं समझे? जब प्यूपा की स्टेज में आया तब तो उसने कुकून बनाना सीख लिया अपने आसपास, सीख लिया ना। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो अब ये क्या करेगा, ये कुकून के अंदर फंसा हुआ है ना, फंसा है या नहीं, चारों तरफ से कुकून ने इसको घेरा हुआ है। तो अब ये कुछ दिनों बाद कुकून जो है उसको क्या कर देगा, कट कर देगा, काट देगा। और कट करने के बाद कुकून तो वहीं छोड़ देगा, समझ रहे हो? कुकून को तो वहीं छोड़ देगा ये, और खुद क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा, किसी दूसरी जगह चला जाएगा, किसी दूसरी मलबेरी लीव्स पर चला जाएगा। और जब ये ऐसा करने लायक हो जाता है, तब वो अब क्या हो चुका है, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो एडल्ट हो चुका है। समझे? तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, इसका रिपीटेशन क्या रहता है। मैंने लाइफ साइकिल बताया, सबसे पहले जो सिल्क मोथ होती है वो एग देती है। एग से बेबी जो बाहर आता है उसको बोला जाता है लार्वा या फिर कैटरपिलर। ये सेकंड स्टेज आ गई। सेकंड स्टेज कितने डेज तक रहती है, 27 डेज तक होती है। 27 डेज जो होते हैं इनकी, स्टार्टिंग में तो बेबी छोटा होता है ना, तो वो सिर्फ खाना ही खाता है ना, सिर्फ फूड खाता है। क्या खाता है, जो मलबेरी लीव्स होती है ना, उन्हीं से फूड लेता है, वो उन्हीं को खाता है धीरे धीरे। कुछ दिनों तक खाएगा, 27 डेज के स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक वो फूड ही फूड खाएगा और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इन्हीं 27 डेज में हो रहा है ये काम, जब वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अब खाना खाना बंद कर देगा, अब वो करेगा अपना काम। धीरे धीरे चढ़ना भी शुरू करेगा, जंप करना शुरू करेगा, ट्री पर, जो प्लांट है, जो भी ट्री है, उस पर क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा। और जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर वो क्या एबल हो जाएगा, फिर वो अपने आसपास किसकी लेयर बना लेगा, कोकून की। कोकून क्या होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वो अपने आसपास लेयर बना लेता है। जब वो इतना एबल हो गया, वो इतना बड़ा हो गया कि वो अपने आसपास कोकून की लेयर बना सकता है, तो वो कौन सी स्टेज में एंटर कर चुका है, प्यूपा में। प्यूपा वो स्टेज होती है जिसमें कि जो सिल्क, जो कैटरपिलर था, वो अपने आसपास कोकून बना सकता है। ठीक है, अब वो थोड़ा और बड़ा होगा भाई। जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो जो उसने लेयर बनाई थी कुकून की अपने आसपास, उसको काट देगा, कट कर देगा, और उसको कट करके वहां से उड़ जाएगा और चला जाएगा वहां से। अब ये कौन सी स्टेज हुई, जब वो इतना कर सकता है कि कुकून को काट के उड़ के वहां से चला जाए, ये स्टेज हुई एडल्ट, मतलब वो हो चुका है बड़ा, अब वो जगह जगह पर उड़कर जाएगा। ठीक है, और जो कुकून है वो वहीं छोड़ देगा। ये नहीं कि उड़ के जाएगा तो साथ में कुकून को लेकर जाए, नहीं लेकर जाएगा, कुकून को वहीं पर ही छोड़ देगा। ठीक है, ये तो बात हुई यहाँ पर कि लाइफ साइकिल क्या रहती है इसकी, ये है। अब आपका नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में बेटा क्या दिया है वो देखो, द cocoons आर पुट इन हॉट वाटर विच kills द worms एज वेल एज लूजन्स द filaments। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, the filaments are taken out from the cocoons by the process called reeling or filature. It is done in special machines. The resulting fiber is known as raw silk. It can be dyed into various colors. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. समझो अब मैं क्या लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे वो तो अपना सुकून छोड़ के चला गया, एडल्ट वाला चला गया या नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे वेट अ मिनट, देखो ध्यान से, वो अपना कुकून वहीं छोड़ गया था, तो हम क्या कलेक्ट करेंगे वहां से, कुकून कलेक्ट करेंगे। आई बात समझ में? जिन्हें सिल्क चाहिए तो वहां से क्या क्या आएंगे, कुकून लेके आएंगे। अब कुकून के अंदर कुछ लाइक फिलामेंट्स वगैरह रहते हैं। फिलामेंट्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, मतलब धागे वगैरह ज्यादा रहते हैं, जो चीजों की जरूरत नहीं है वो, है ना, जो उसके अंदर वेस्ट वगैरह भी आ जाता है उस लीव्स का। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, कुकून को वॉश करेंगे। क्या करेंगे, कुकून को वॉश करेंगे अच्छे से। किसमें वॉश करेंगे बेटा, हॉट वाटर में। हॉट वाटर में कुकून को वॉश किया जाएगा। कुकून को जब वॉश कर लेंगे हम, तो वॉश करने के बाद उसके अंदर से जो फिलामेंट्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिलामेंट्स मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, धागे धागे से निकले रहते हैं, वो अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग
फिलामेंट्स। फिलामेंट्स जो होते हैं, इनको जो अलग किया जाता है कोकून से, जिससे हमें प्योर सिल्क मिल सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीलिंग। रीलिंग क्या होता है कि फालतू की चीजें निकाल दो सिल्क से, है ना? जो कोकून लेके आए हो, कोकून के अंदर से सिर्फ और सिर्फ सिल्क रहना चाहिए, बाकी फिलामेंट्स वगैरह है, उन्हें रिमूव कर दो। उस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। जब फिलामेंट्स हमने रिमूव कर दिए तो हमारे पास क्या रह गया? रॉ। रॉ मतलब कच्चा। रॉ सिल्क रह गया। हमारे पास सिल्क ही सिल्क तो रह गया भाई, फालतू चीजें तो हमने निकाल के फेंक दी। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? रॉ सिल्क रह गया। अब हम इस सिल्क को क्या करेंगे? डाई। अलग अलग कलर करेंगे इस सिल्क पर। अलग अलग कलर करने के बाद फिर इसको थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, वही यार्न। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पतली पतली थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, और थ्रेड से क्या बनाएंगे? अलग अलग टाइप के क्लोथ्स। साड़ी बनानी है, स्वेटर, मतलब जो भी आपका अलग अलग चीजें बनाने से जो बनती हैं, वो सारी चीजें फिर इसके बाद बना ली जाएंगी। तो पहले क्या करेंगे? कोकून लेके आएंगे, उसको डालकर, इस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। फिर हमारे पास जो रॉ सिल्क रह जाएगा, उसको डिफरेंट कलर से क्या करेंगे बेटा? डाई कर देंगे। और डाई करने के बाद उसको अलग अलग टाइप के उसके क्लोथ्स हम वहां पर फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे दिया है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क जो है इसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा ये चीज हमको अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं बस इतना ही कराऊंगी, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? नाउ लिसन केयरफुली, वेट अ मिनट। हाँ,